स्वागत है आपका धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि मकान संपत्ति से आय। नॉर्मल तौर पर, सामान्य तौर पर हम लोग सिर्फ मकान मालिक को जो किराया प्राप्त होता है, जिसे हम रेंट रिसीव्ड कहते हैं, इसी प्रकार के किराए के बारे में हम लोग ज़्यादातर जानते हैं। जाने भी क्यों ना, क्योंकि हाथ में वही पैसा आता है। लेकिन आयकर अधिनियम 1961 में 4 प्रकार के किराए का जिक्र किया हुआ है, जिसमें पहला म्यूनिसिपल वैल्यू, जिसे बोलते हैं नगर पालिका मूल्य। दूसरा है फेयर रेंट, यानी उचित किराया। तीसरा है रेंट रिसीव्ड, जो मकान मालिक को प्राप्त होता है अपने किराए से, यानी किराएदार से। चौथा है स्टैंडर्ड रेंट, जो कि स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार तय किया गया एक प्रमाणित किराया होता है। अब ये 4 प्रकार के किराए हम इसमें डिस्कस करेंगे और फिर इन्हीं के आधार पर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट क्या है, रेंट रिसीव्ड तो आप लोग जानते ही होंगे, स्टैंडर्ड रेंट क्या है। इन चारों के बारे में थोड़ा सा हल्का सा जानकारी ले लेंगे। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर इस प्रकार के चैप्टर से जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है म्यूनिसिपल वैल्यू का। म्यूनिसिपल वैल्यू है क्या, जिसे हम नगर पालिका मूल्य बोलते हैं। नगर पालिका मूल्य से मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसे मकान का मूल्यांकन, किराए वाला मूल्यांकन, जो कि स्थानीय सरकार के लोकल अथॉरिटी के द्वारा, यानी नगर पालिका के द्वारा तय किया जाता, जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी होती है, जो वहाँ के मकानों से हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, ये तमाम कर वसूलती है। उनकी नज़रों में अपने अपने एरिया के, यानी जो जो इलाके उन्होंने डिफाइन किया हुआ है अपने रजिस्टर में, कि जैसे कि ये गाज़ियाबाद की अगर बात करें तो कबीर नगर है, राजनगर है, शास्त्री नगर है, घोकना है, मेरठ रोड है, हरबंस नगर है, नेहरू नगर है। इस प्रकार के बहुत सारी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। उन कॉलोनियों को उन्होंने अपने रजिस्टर में किस प्रकार से मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी फैसिलिटी दी है और वहाँ से कैसे कैसे वो कर वसूलते हैं, उनका जो बिल आता है हाउस टैक्स का, आखिर वो किस आधार पर आता है। इसका मतलब उन्होंने अपने रजिस्टर में मकानों का मूल्यांकन कुछ स्टैंडर्ड बना करके जरूर किया होगा, जिसे हम म्यूनिसिपल वैल्यू यानी नगर पालिका मूल्य कहते हैं। इसके बाद आता है फेयर रेंट। जब कोई मकान मालिक अपने मकान का किराया किसी किराएदार को बताता है, तो वह आसपास के जितने भी मकान होते हैं उन सभी का एक प्रकार से निरीक्षण परीक्षण कर लेता है कि भाई उनके मकान का किराया इतना है, 2 कमरा 1 बाथरूम का। तो इसी प्रकार से शर्मा जी का, वर्मा जी का, और भी बहुत सारे जो ऑनर हैं जिन्होंने मकान बनाकर किराए पर उठा रखा है, वह एक प्रकार से सर्वे कर लेता है, सर्वेक्षण करता है और जानकारी हासिल कर लेता है। तब वह अपने कमरों का किराया, अपने मकान का किराया एक वैल्यूएट करके वह अपने किराएदारों को बताता है। इसका मतलब है कि वह किराया इतना ज़्यादा भी न हो कि किराएदार सुन के ही भाग जाए, इतना कम भी न हो कि मकान मालिक को उसका खर्चा भी न निकल पाए। इस प्रकार से वह एक उचित किराया निर्धारित करके किराएदार के सामने रखता है कि भाई इतना किराया इस मकान का है। अब किराएदार उस वैल्यू पे मकान में रहे या न रहे, लेकिन वो उचित किराया इतना अच्छा बताना होगा, उसको एक फेयर रेंट बताना होता है, जिसके हिसाब से आसपास के जो क्षेत्र हैं वे भी उस किराए में कवर जरूर हो रहे हों। इस प्रकार के किराए को उचित किराया कहते हैं। अब बात आती है रेंट रिसीव्ड की। रेंट रिसीव्ड क्या होता है? रेंट रिसीव्ड वह किराया है जो एक मकान मालिक को अपने किराएदार से प्राप्त होता है। जो किराएदार उस मकान में रहता है तो अपने मकान मालिक को एक निश्चित किराया हर महीने जरूर देता होगा। कुछ किराएदार एग्रीमेंट साल भर के लिए भी कर लेते हैं, भाई हम सालाना किराया इतना आपको देंगे।
इस प्रकार से मकान मालिक को एक निश्चित तौर पर हर महीने या एक साल में कुछ किराया प्राप्त होता है। जो किराया प्राप्त होता है उसी को ही हम रेंट रिसीव्ड कहते हैं। अब आता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड यानी प्रमापित किराया। प्रमापित किराया स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट है जिसके अनुसार एरिया के हिसाब से प्रमापित किराया यानी स्टैंडर्ड रेंट डिफाइन करके रखा गया है कि उस इलाके में उसका अगर ये सारी फैसिलिटी उस क्षेत्र में मौजूद है तो उस प्रकार के इलाके में अगर इतनी फैसिलिटी मौजूद है तो वहाँ पर इसका एक निश्चित किराया फिक्स कर दिया गया है कि ये किराया वहाँ पर लगना चाहिए, जो कि रजिस्टर में सरकार के मेंटेन होकर रखा जाएगा और वह स्टैंडर्ड रेंट उन कॉलोनियों के लिए फिक्स रहेगा कि यह किराया यहाँ पर होगा। अगर मकान मालिक इससे ज़्यादा वसूल रहा होगा तो भाई जितना मकान मालिक इससे ज़्यादा अगर वसूल रहा है तो उसी पर ही हम टैक्सेशन कैलकुलेशन चालू कर देंगे। तो अब ये हमारे 4 प्रकार के किराए हो गए। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो समझने वाली बात है कि अब चलते हैं देखते हैं आखिर इस चैप्टर के हिसाब से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसमें हम सबसे पहले वार्षिक मूल्य यानी एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन होगी। आखिर उसका तरीका क्या होगा, उस तरीके को समझने के लिए आपको हम ले चलते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर, और जिसमें आप क्वेश्चन वाइज यानी कि नंबर 1 2 3 4 स्टार्टिंग से सारे सवालों को आप ध्यान से समझिए और बारीकी से उसका निरीक्षण परीक्षण कीजिए और जांच पड़ताल करने के बाद आप उसको समझने पर अपना फोकस कीजिए। हमारे पास जो बुक है वो है BK अग्रवाल की, लेकिन आपके पास किसी भी राइटर की बुक है ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह एक कानून का अध्ययन हम कर रहे हैं यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी, हम उसी पर ही यह वीडियो आधारित है और उसी के अनुसार ही हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने आ चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मिस्टर अमर इज ऑनर ऑफ 4 हाउसेज, ही हैज पेड लोकल टैक्सेज एट द रेट 10% फॉर ऑफ देयर म्यूनिसिपल वैल्यू, डिटरमाइन देयर एनुअल वैल्यू फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड हियर अंडर। यहाँ पर रेंट रिसीव्ड इनके पास 4 मकान दिया हुआ है ABCD। रेंट रिसीव्ड सबका दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट सिर्फ 2 मकानों का दिया है। यानी स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट A पे और C पे लागू होता है, B और D पर लागू नहीं होता है। अब हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम B और D की कैलकुलेशन करते हैं, फिर स्टैंडर्ड रेंट वाले मकानों का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम कर रहे हैं, बिल्कुल आपको इसी तरह से करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद B और D जिन मकानों में स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है उनको सबसे पहले हम रखेंगे सामने। इसकी लैंग्वेज आपको ध्यान रखना होगा, हायर ऑफ MB यानी म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट या रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर, इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा होगा हम उसी को रखेंगे और म्यूनिसिपल टैक्स उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे, तब एनुअल वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले B और D की बात करें तो B में सबसे ज़्यादा 28,000 है और D में सबसे ज़्यादा 27,000 है। तो हमने यहाँ 28,000 और 27,000 दोनों को ले लिया, 28,000 और 27,000। क्वेश्चन में कहा है 10% म्यूनिसिपल वैल्यू का म्यूनिसिपल टैक्स यानी लोकल टैक्स पे होगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू आपको ध्यान से देखना होगा, 20,000 है, इसमें भी 20,000 है, तो इसका 10% इसका 10% 2,000 होता है। तो हम दोनों में से 2,000 माइनस कर देंगे, तो इसका एनुअल वैल्यू 26,000 और 25,000 आ जाएगा B और D का।
तो बी का 26,000 और डी का 25,000 आ चुका है। अब हम देखते हैं ए का और सी का। ए और सी इनकी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। हायर ऑफ एमबी फेयर रेंट यानी म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर। इसमें सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में सबसे ज़्यादा चेक करना होगा आखिर क्या है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव्ड में भी चेक करना होगा ज़्यादा क्या है। तो ऊपर वाला और नीचे वाले में कंपेयर होगा 2 स्टेप में, तो आपको ध्यान से देखना होगा। पहले आप स्टैंडर्ड रेंट को दबा लीजिए, दब गया। इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या है उसको आप अलग रखिए। इन तीनों में सबसे ज़्यादा है 26,000, तो 26,000 हमने अलग कर लिया। अब स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव्ड में ज़्यादा क्या है, तो इन दोनों में ज़्यादा है 25,000। एक बार 26,000 आया, उसके बाद 25,000 आया। इन दोनों में जो सबसे कम होगा उसको हम लेंगे। आप दोबारा एक बार ध्यान से देखिए तो हो सकता है आपको समझने में आसानी हो, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। पहले देखिए आपको स्टैंडर्ड रेंट को दबा लेना है, हमने दबा लिया। इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा है? स्टैंडर्ड रेंट को दबाने के बाद 1 2 3 इन तीनों में 26 सबसे ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर 26,000 लिख दिया। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव्ड दूसरा कंपैरिजन आपको चेक करना है। स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव्ड 24,000 है, स्टैंडर्ड रेंट है 25,000। इन दोनों में हाईएस्ट 25,000 है। इन दोनों में अब ये दोनों हाई आए हैं। इन दोनों में जो लो होगा उसको वो हमारा लिखना है, उसे हम लिखेंगे, वो हमारा रिजल्ट होगा। इन दोनों में लोवेस्ट क्या है? 25,000। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोवेस्ट वैल्यू यानी 25,000 को ही लिखेंगे। ये रहा 25,000 रुपये। ऐसे ही हम इसमें चेक करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट को हटा दीजिए, इन तीनों में हाईएस्ट है 30,000, तो 30,000 हमने ले लिया। फिर स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव्ड में हाईएस्ट क्या है? 30,000 है, तो दोनों बार में 30,000 हाईएस्ट आया है। तो अब 30,000 में लोवेस्ट भी 30,000 होगा, तो हम 30,000 ही रखेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स यानी लोकल टैक्स जो पे करेंगे वो म्यूनिसिपल वैल्यू का यानी 20,000 का 10% 2,000 और इस 20,000 का 10% 2,000 माइनस करेंगे दोनों में से। माइनस करने के बाद हमारा एनुअल वैल्यू 23,000 और 28,000 ए और सी का आ गया है। ए और सी का, ए 23,000 और ये रहा 25,000, नहीं सी ये रहा 28,000। ए और सी का 23,000 और 28,000, तो यहाँ पर ए और सी का 23 और 28 हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन देखना है और आपको भी ऐसे ही कंपेयर करना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मिस्टर एक्स के पास मकान दिया हुआ है जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टेड है। 3 मकान दिया गया है। पहला मकान जो है मिस्टर एक्स अपने खुद के लिए यूज करते हैं, तो खुद के लिए जो मकान इस्तेमाल होता है उसका जो एनुअल वैल्यू है वो 0 होता है यानी नील होता है। दूसरा मकान इन्होंने एक वकील को 3,000 रुपये पर मंथ किराए पे दिया हुआ है। तीसरे मकान को उन्होंने एक प्रोफेसर को दिया हुआ है 22 रुपये पर मंथ किराए पर। म्यूनिसिपल वैल्यू इन तीनों की 20,000, 27,000 और 30,000 है। 22,000 रुपये स्टैंडर्ड रेंट है और 30,000 दूसरे का, 35,000 तीसरे मकान का है। लोकल टैक्स यहाँ पर दिया हुआ है, म्यूनिसिपल वैल्यू 10% है म्यूनिसिपल वैल्यू का, लेकिन कहता है कि लोकल टैक्स पिछले साल तो चुकाया ही नहीं गया। तो जब चुकाया नहीं गया तो हम भी नहीं माइनस करेंगे भाई। तो सबसे पहले इसका किराया देखेंगे, दूसरे मकान का 36,000 और तीसरे मकान का 2200 × 12 करेंगे तो 26,400 आएगा। तो जब हम कंपेयर सिस्टम इसके लिए लागू करेंगे तो सवाल में सबसे पहले आपको ऐसे बनाना होगा। पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, इसमें रेंट रिसीव्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें मकान मालिक खुद ही रहता है। इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। सेकंड मकान का रेंट रिसीव्ड 3,000 रुपये महीने के हिसाब से 36,000 और इसका 27,000 म्यूनिसिपल वैल्यू है और 30,000 स्टैंडर्ड रेंट है। तीसरे मकान का भी 26,422 रुपये × 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30,000 यहाँ दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यू और 35,000 स्टैंडर्ड रेंट। तो सबसे पहले हम इनका तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड है ही नहीं। अब हम इसका चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको इन दोनों में हाईएस्ट छांटना है। फेयर रेंट इसमें नहीं दिया है। इन दोनों में हाईएस्ट 36,000 हुआ,
36,000 अलग कर दिया हमने। फिर रेंट रिसीव्ड और स्टैंडर्ड रेंट, ये रहा रेंट रिसीव्ड, ये रहा स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में हाईएस्ट 36,000 हुआ, तो 36,000 दो बार हाईएस्ट हो गया। अब लोवेस्ट लेंगे तो 36,000 ही आएगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन में आंसर रखा जाएगा वो 36,000 ही रखा जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स नील है यानी पेमेंट नहीं किया है, तो एनुअल वैल्यू 36,000 आएगा। ये मकान मालिक खुद ही रहता है तो इसका सब चीज़ नील ही रहेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरे मकान की अगर बात करते हैं, तीसरे मकान में पहले इसको बंद कर देते हैं, इन दोनों में हाईएस्ट 30,000 हो गया। फिर इन दोनों में हाईएस्ट रेंट रिसीव्ड स्टैंडर्ड रेंट में 35,000 हो गया। 30 और 35 में लोवेस्ट चाहिए तो 30,000 हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 30,000 लिखा हुआ है। इसमें भी म्यूनिसिपल टैक्स नहीं पे करेंगे तो एनुअल वैल्यू 30,000 ही आएगा। अब इसका आंसर देखेंगे 36,000, 30,000 और ये रहा पहले का नील। इस प्रकार से आपके सामने इसका सॉल्यूशन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हो गया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे जिससे कि आपको कम समय में बहुत फास्ट हम ज़्यादा समझा सकें। तो अगली वीडियो में हम पुनः हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को लेकर आएंगे। वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स इनकम टैक्स से संबंधित तमाम वीडियोज़ की कंटिन्यू लेते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।